क्लिप नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक मियोसिस, माइटोसिस और डीएनए और न्यूक्लियस के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हेरिडिटी आपके वो कैरेक्टरिस्टिक लाते हैं कि द पासिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं वो जो कहलाता है वो हेरिडिटी कहलाता है पूरा। यानी कि या इसको इस तरह करें, द स्टडी ऑफ इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रिसर्च करना जो पेरेंट्स से न्यू जनरेशन में, यानी कि आपके जो बहन भाई हैं या आप में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, अब आई कलर है, हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, स्किन कलर है, सारे जो कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र होते हैं वो उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, वो हेरिडिटी जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा वेरिएशन। वेरिएशन अभी हम जब मियोसिस कर रहे थे मैंने आपको बताया था, जब जिस वक्त क्रोमोसोम्स अपने आप पार्ट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग जो है क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, तो उसमें डीएनए मटेरियल वगैरह भी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो उसमें जो आती है चेंजिंग क्रोमोसोम्स में ज़ाइगोट बनने के बाद, तो वो कहलाती है वेरिएशन। ठीक है, लेकिन द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स सच एज द हाइट एंड कलर, यानी कि जो आप भी अगर आप 4 बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, तो सबकी हाइट सेम नहीं होगी, कुछ शॉर्ट होगी, किसी की बहुत ज़्यादा टॉल होगा, कोई शॉर्ट होगा। तो इस तरह से जो है वो सारी जो या आई कलर है, किसी का आई कलर डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, लाइट ब्राउन है, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं वेरिएशन कहलाती है। यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स एक ही मतलब है, सबके पास 2 आइज हैं, एक नोज है, 2 ईयर है, सब कुछ, लेकिन सब में डिफरेंट है हर चीज़। क्लास में आप जब बैठे हुए होते हैं स्टूडेंट्स, 21-22 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सब हैं तो ह्यूमन बींग्स ही, लेकिन सब क्या है, बिल्कुल वैरायटी है, यानी वेरिएशंस हैं उसमें, सबके का आई कलर डिफरेंट है, हाइट अलग है, कॉम्प्लेक्शन अलग है, सब कुछ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, वेरिएशन जो है वो कहलाती है। सबसे पहले हम हेरिडिटी को पढ़ लेते हैं। हेरिडिटी में आपके साथ ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो जीन का ही है, और जीन कहाँ होते हैं, ये जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए के बने हुए होते हैं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे बिट्स होते हैं, वो आपके जो है वो जीन कहलाते हैं, इसीलिए इसको 10 सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कहते हैं जीन को। और इसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है आपकी बॉडी की, कि सारा आई कलर, हेयर कलर, आपके स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, सब कुछ जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जीन में मौजूद होती है। अब मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन पढ़ रही हूँ बुक्स पे, आपके पेज नंबर 22 पे हेरिडिटी का। एवरी स्पीशीज़ कहलाते हैं जो आपके जिनसे मैंने अभी ह्यूमन बींग्स आएगी, सारे क्या कहलाएंगे स्पीशीज़, एनिमल्स को अलग स्पीशीज़ कहा जा रहा होता है। एवरी स्पीशीज हैज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर बाय विच इट कैन बी रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई, यानी ईजिली जो है वो यूनिसेलुलर अलग है, मल्टीसेलुलर अलग है, तो सारे जो है उनको हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से हम ईजिली उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। वी ऑल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर पेरेंट्स, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं। कैसे हो सकता है आपके कॉम्प्लेक्शन मिलता हो, किसी की हाइट अपने फादर से मिलती हो, किसी की जो है आई कलर अपने मदर से मिलता हो, कर्ली हेयर है आपकी मदर के, लेकिन फादर के स्ट्रेट हेयर है, तो आपके हस्बैंड स्ट्रेट हो, आपकी बहन के जो है वो कर्ली हो, तो इस तरह ही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो द स्टडी ऑफ इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक, यही इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने का कहलाता है हेरिडिटी जो है वो कहलाता है। The development of these characteristics is controlled a small part is called gene। अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन कंट्रोल करता है, ये कहाँ किस में होती हैं, सब जो किस जीन में जो है मौजूद होती हैं। Which are located at along the chromosome, जो कहाँ होती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है, यानी क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पार्ट ए और बी दोनों में, तो पूरा जो है हम भी पढ़ चुके हैं। इसमें सारा जो है वो सब कुछ जिम्मेदारी जो है वो सब जीन की कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर फीचर्स बट दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि हत्ता के बहन भाई भी बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी नहीं थी, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस भी बाज़ औक़ात कोई ना कोई एक डिफरेंस ज़रूर होता है जो पेरेंट्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। डिफरेंस इन हेयर कलर, हाइट, वेट एंड स्किन कलर आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस दैट वी आर कॉल्ड द वेरिएशन। पेज टर्न करें, 23 पेज को ओपन कीजिएगा। स्टूडेंट इन क्लास कैन बी अरेंज इन अ लाइन फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द टॉलेस्ट, यानी कि जब हम लाइन जो बनवाते थे असेंबली के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो हम सबसे आगे किसी खड़ा करते हैं जिसकी हाइट छोटी होती है, छोटे से लेकर टॉलेस्ट तक, तो ये सब जो है आपकी डिफरेंस ये भी वेरिएशन में आती है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको इसकी मेंशन कर दूँ कि यहाँ उन्होंने कहा है कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यू वेरिएशन। अभी जिन्होंने
मैंने एग्जाम्पल दी अभी जो लाइन की, असम्बली जब होती है या किसी चीज़ के लिए हम लाइन बना रहे होते हैं तो हम शॉर्ट यानी जिसकी हाइट जो शॉर्ट उसको सबसे पहले खड़ा करते हैं, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी उसको, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद सबसे सामने लास्ट। तो हम कंटिन्यूस वेरिएशन का मैं आपको समझा रही थी, एक कंटिन्यूस वेरिएशन की शॉर्ट से लेकर जो लॉन्ग टॉल तक, सॉरी, तो जितनी इंटरमीडिएट स्टेज बीच में आ रही है शॉर्ट सबसे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएशन है। तो ये कहलाती है कंटिन्यूस वेरिएशन, जिसमें इंटरमीडिएट स्टेज मौजूद होगी। इस तरीके डिसकंटिन्यू वेरिएशन कहलाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है या एक ह्यूमन बीइंग है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ठीक है, दूसरे का जो है बी, यानी कि या तो वो ए होगा या नहीं होगा, मतलब कोई इंटरमीडिएट स्टेज बीच में मौजूद नहीं है। या आप देखेंगे बास जो हैं अपनी टंग को जो है रोल कर लेते हैं, पूरी टंग जो है वो रोल हो जाती है, टंग रोलिंग कहलाता है। तो कोई मतलब कुछ ह्यूमन बींग्स ये कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, या तो होगा या नहीं, तो कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। तो ये वेरिएशंस कहलाती है आपकी डिसकंटिन्यू वेरिएशन जो है वो कहलाती है। कोई चीज़ है और कोई चीज़ डिसकंटिन्यू वेरिएशन वो वेरिएशन कहलाएंगी जिसमें या तो जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, यानी कि इस तरह से जो है वो आपके ब्लड ग्रुप जो कहलाते हैं कि या तो ए है या फिर बी है या ए बी या फिर ओ जो कहलाते हैं। तो ये कहलाती हैं आपकी डिसकंटिन्यू वेरिएशन, यानी कि इसमें कोई जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है आपकी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं जो जीन के जरिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, यानी ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम सीखते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं इसके साथ बॉन्ड नहीं होते, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक वही ट्रांसफ़र होगी जो जीन में मौजूद होगी, ठीक है, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग है तो वो आप सीखते हैं, साइकिलिंग है या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ड्राइविंग है, और आपके प्ले के हिसाब से खेलों के हिसाब से आते हैं। तो वो कैरेक्टर कहलाते हैं यानी कि जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, वो कहलाते हैं आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है कि बात कहते हैं कि वो एक इन्वायरमेंटल चीज़ हो जाती है, यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से जाती है कि अगर फादर डॉक्टर है तो वो बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, तो ये चीज़ ये नहीं कि वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है, वो तो आपकी हेरिडेबल कहलाएगी, यानी कि जो इन्वायरमेंट से ट्रांसफर हो रही है, यानी कि वो वेरिएशन उसमें आ जाएगी। लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर कहलाते हैं जो हम अपनी पूरी लाइफ में सीखते हैं। अब यहाँ से आपको जो है वो बुक से पढ़ रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिस्टिंक्ट, पेज नंबर 23, सच एज ब्लड ग्रुप show discontinued variation. You can belong to only one group, A, B, AB or O. People can roll their tongues or they can not. यानी कोई या तो टंग कर सकता है अपनी रोल पूरी और कोई नहीं कर सकता। There is no in between state, यानी कोई बीच में कोई स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट मौजूद नहीं है, यस और नो, यानी इस तरह से आप कह लें कि कोई कर सकते हैं और नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ एक डिजीज़ के बारे में बताया है, कलर ब्लाइंडनेस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यू वेरिएशन। कलर ब्लाइंडनेस एक जो है वो हेरिडिटरी डिजीज़ है जिसमें जो है वो पेशेंट जो है वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, यानी कि उसमें को नहीं कर पाता कि आया कि रेड है या फिर ग्रीन कलर है। तो ये भी डिसकंटिन्यू वेरिएशन कहलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जिसमें ये डिजीज़ मौजूद है और जिसमें नहीं है तो ज़्यादा ये भी आपकी डिसकंटिन्यू वेरिएशन कहलाई, कोई इसमें भी बीच की स्टेट नहीं है। थर्ड पैराग्राफ है कि सम कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट इनहेरिट, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो हम इनहेरिट नहीं करते, हम उनके साथ बॉन्ड नहीं करते, या वो कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर नहीं होती जिनके जरिए, यू आर नॉट बॉन्ड विद देम, यानी कि उसके साथ आप पैदा नहीं होते, यू पिक देम अप एज यू गो थ्रू लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ में वो आप सीखते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। लर्निंग हाउ टू स्विम और हैविंग अ स्कार ऑन योर चिन और एक्वायर्ड, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। एंड यू कैन नॉट पास देम ऑन योर चिल्ड्रन, यानी कि अपने चिल्ड्रन में आप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जो है वो, इसकी एक मिसाल ये भी कहते हैं जो आगे चल आती हैं, जो आप अगली हायर क्लासेस में भी जो है वो पढ़ेंगे। इससे आप फॉर एग्जाम्पल जो ख़वातीन होती हैं जो अपने कान छिदवाती हैं या जो है वो नाक छिदवाती है, तो ज़्यादा वो चीज़ तो ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो चीज़ें जो आप एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगी जो आप अपनी पूरी लाइफ में सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक हो गए हैं जो इस हेडिंग से मुस्तमल थे कि हेरिडिटी एंड वेरिएशंस पूरा आपके आ जाए। अच्छा, अब आ जाइए थर्ड आपकी टॉप जो है वो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ दोबारा से बता दूँ कि यूनियन ऑफ, यानी कि ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि फीमेल गैमेट एग
एंड जो है वो मेल गैमेट जो है वो आपका स्पर्म, ज्वाइनिंग ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड, यानी वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन, और जो सेल बनेगा वो क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ भी देती हूँ, पेज नंबर 23 पर ही है आपके कि एट फर्टिलाइजेशन अ मेल सेक्स सेल ज्वाइन अप विद अ फीमेल सेक्स सेल टू मेक फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड द जाइगोट। तो ये सारी क्यों कहलाती है आपका प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट कहलाता है। फिफ्थ पैराग्राफ है कि ईच क्रोमोसोम फ्रॉम द स्पर्म पेयर अप विद द मैचिंग क्रोमोसोम, ये पूरा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम जो हम भी पढ़ चुके हैं मियोसिस में, फ्रॉम द एग और द ओवम, यानी कि जब जिस वक्त जो है वो मैचिंग हो रही होती है, इस होमोलोगस पेयर्स बन रहे होते हैं जाइगोट में, जिस तरह से पेयर अप हो रहा होता है, तो वही उसी तरीके से जो है होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि वही जीन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल नहीं भी, तो एग और स्पर्म आपस में कंबाइन होते हैं। दिस ब्रिंग टू सेट ऑफ जीन टुगेदर, यानी कि पूरा एक सेट, क्योंकि जीन हमेशा जो है सेट की सूरत में होगी कि अगर आपके पास एक सपोज एक क्रोमोसोम है आपके पास, इस पे अगर कलर की जीन है, आई कलर की जीन है, फिर हेयर कलर की जीन है, आपके कॉम्प्लेक्शन की जीन है, आपकी हाइट की जीन है, और काफ़ी सारे आए थे। इस तरह दूसरा क्रोमोसोम जो इसके साथ अटैच हुआ के उस पर भी वही आई कलर, हेयर कलर, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, ये सारी जो है वो जीन मौजूद होगी, तो ये पेयर अप होगा, तो ये सेट ऑफ जीन के जो है वो कहलाता है। यानी कि इसी वजह से हम कहते हैं जीन हमेशा जो है पेयर में काम करते हैं, कि जीन ऑलवेज वर्क पेयर, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, द जीन इन अ पेयर मे बी आइडेंटिकल और दे मे बी डिफरेंट, यानी कि वही आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, यानी कि अगर जो मदर से आ रहा है क्रोमोसोम उस पर जो ब्लैक कलर का आई कलर भी हो सकता है, और जो फादर से आ रहा है उस पर भी ब्लैक हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि जो फादर से आ रहा है उस पर जो है ब्लू आई कलर हो और जो मदर से आ रहा है उस पर ब्लैक हो, ये भी हो सकता है। अब हाइट टॉल भी हो सकती है और हाइट शॉर्ट हो सकती है, या ये भी पॉसिबल है कि दोनों हाइट में क्या हो, टॉल हो, तो ये आइडेंटिकल कहलाएगा, लेकिन टॉल एंड शॉर्ट तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल नहीं है, सही। तो इसलिए हमेशा पेयर्स में जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 23 पर ही यहाँ पे दिया हुआ है कि जीन विच आर डोमिनेट बाय अदर जीन आर कॉल्ड रिसेसिव जीन, यानी कि जेनेटिकली आपने देखा होगा, अभी जो हम काफ़ी बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आई कलर जो है वो, या बार बार आई कलर की मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ब्लैक है मदर का और फादर का जो है वो ब्लू है, तो अगर न्यू जनरेशन यानी कि जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है उसकी आई का कलर ब्लू है, लेकिन उसके पास जीन दोनों मौजूद होंगी, उसके पास जो क्रोमोसोम आया है उसमें जीन, क्योंकि जब जाइगोट बना है मदर ने फादर के स्पर्म और एग से, तो ज़्यादा उसमें दोनों जो है वो आपके पास ब्लैक आई कलर भी होगा और आई भी, लेकिन उस वक्त कौन से जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, ब्लू, तो उस वक्त फर्स्ट जो है वो क्या होगी, उसके पास आई कलर ब्लू, तो इसका मतलब वो जीन क्या कहलाएगी, आपकी ब्लू आई डोमिनेट कहलाएगी, और ब्लैक क्या चला गया, रिसेसिव, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब ये पॉसिबल है आपका कि दूसरे सेकंड आपके बहन भाई हो, उसकी अब ब्लैक कलर हो, तो इट्स मीन कि उसके पास डोमिनेट कौन सा कलर हो गया, ब्लैक, और रिसेसिव कौन सा हो गया, ब्लू। तो ये इस तरह से जीन आपको जो है वो डोमिनेट भी करती हैं और रिसेसिव, यानी कि डोमिनेट जीन वो कहलाएगी विच जीन एबल टू एक्सप्रेस, यानी कि वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल एक और मैं आपको देती हूँ, जैसे हाइट के हिसाब से कि आपकी मदर जो फादर है वो टॉल है, क्योंकि मदर शॉर्ट है, ठीक है, तो अब जो फर्स्ट बेबी है वो टॉल है, तो इसका इट्स मीन कि उसके पास टॉल की जीन भी थी और शॉर्ट की भी थी, लेकिन डोमिनेट कौन सी हो गई, टॉल की। अब सेकंड जो है बेबी जो बड़ा होगा, जैसे ग्रोथ होगी उसकी, तो उसमें जो है वो हो सकता है वो शॉर्ट हो, तो इट्स मीन कि ये नहीं कि उसके पास जीन नहीं है, जीन उसके पास ही मौजूद थी, लेकिन सिर्फ उस वक्त सेकंड जनरेशन में किसने अपने आप को डोमिनेट किया, शॉर्ट जीन में, यानी कि जीन आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं जब ट्रांसफर होता है क्रोमोसोम्स, यानी कि जाइगोट जब बन रहा होता है, लेकिन सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी यानी कुछ जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और ये नेचुरली होता है, मतलब ये नहीं कि हम वो अब आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे कि उसमें ज़्यादा डिज़ायर्ड जीन्स को जो है आपके जो है इंजेक्ट कर दी जाती हैं, और जो जीन हमें नहीं चाहिए होती वो रिमूव कर दी, पूरा एक प्रोसेस है सारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, लेकिन वो सहते हमारे यहाँ इस वक्त अभी नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन जो आपकी बुक के लिहाज से वो मैं आपको समझा रही हूँ कि वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगी वो डोमिनेंट जीन कहलाएंगी, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी उस जनरेशन में वो क्या कहलाएंगी, आपकी रिसेसिव जीन जो है वो कहलाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ से ये पैराग्राफ यहाँ बुक से भी आपको साथ साथ पढ़ के बता रही हूँ। अब आपका 6th पैराग्राफ है पेज नंबर 23 पर ही, अ पर्सन विद 2 आइडेंटिकल जीन फॉर कैरेक्टरिस्टिक इज प्योर ब्रेड और होमोजाइगस for that characteristic.
अ पर्सन विद 2 डिफरेंट जीन, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक हेटेरोजाइगस फॉर द कैरेक्टरिस्टिक। वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि दोनों में क्रोमोसोम्स में अगर ये दोनों में आपका क्या है, यहाँ भी ब्लैक कलर है, आई कलर, और यहाँ भी क्या है, ब्लैक आई कलर, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। क्या कहलाएगी जीन, ये आपकी होमोजाइगस कहलाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ ब्लैक है और यहाँ पर जो है वो ब्लू, तो इस वक्त जो जाइगोट बनेगा तो उसमें जो जीन होगी एक ब्लू और एक ब्लैक, तो ये जीन क्या कहलाएगी, आपकी हेटेरोजाइगोस जो है वो कहलाएगी। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल यहाँ दीजिए आपकी बुक में भी, पेज नंबर 23 पर ही। A child has black hair because the gene for black hair is dominant, यानी कि वही कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी मदर के हेयर कलर का जो कलर है वो ब्लैक है और फादर का ब्राउन है, तो फॉर इस वक्त जो चाइल्ड में जो कलर आया है वो ब्लैक है। इसका मतलब कि जो जीन थी उसके पास कौन सी डोमिनेट हो गई, ब्लैक हेयर, और रिसेसिव कौन सी हुई, ब्राउन। इट डोमिनेट्स द जीन और ब्लड जो आप गोल्डन से कहलाते हैं हेयर एंड प्रोड्यूस द फाइनल हेयर कलर्स। ठीक है, अब ये भी देखें जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती हैं। आपके जो मदर फादर हैं उनके पास भी जीन उनके मदर फादर से आई है, तो आप में जो जीन आएगी वो एक सेट ऑफ जीन आएगा, उसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स की भी जीन का सेट शामिल होगा और आपके पेरेंट्स का भी, ज़्यादा मदर से जो ट्रांसफ़र हो रही है, फादर से ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये इसीलिए फैमिली से जो बिलोंग कर रहे होते हैं डिजीज़ भी सारा ट्रांसफ़र हो जाती हैं और कैरेक्टरिस्टिक भी सारी ट्रांसफ़र होती है। कभी कभी कोई आपका बहन भाई दादा से रिजेंबल कर रहा होता है, कभी आप अपने मतलब फुप्पो से, मतलब इस तरह से रिलेटिव से भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। वो इसलिए आती हैं कि हर कोई सेट ऑफ जीन जो है वो कैरी कर रहा होता है जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मदर एंड फादर से जो फर्स्ट चाइल्ड से अभी उन्होंने ब्लैक हेयर की एग्जाम्पल दी, अब ब्लैक हेयर तो डोमिनेट हो गया इस जनरेशन में, लेकिन उसके बाद ब्राउन कलर की हेयर कलर की जीन मौजूद है। अब जब वो उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है तो उसके पास ब्लैक और ब्राउन दोनों जीन मौजूद है, तो हो सकता है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड हो उसके बालों का कलर क्या हो, ब्राउन, यानी कि उस वक्त उसने अपने आपको डोमिनेट कर लिया। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या वेरिएशंस कह लें जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। सही, अब यहाँ एक मिसाल आपकी बुक में जो इन्होंने प्लांट की भी दी है, अभी तक तो ज़्यादा रिंग के लिहाज से समझा रहे थे कि 2 प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर कलर, यानी कि 2 प्लांट हमारे पास हैं जिसमें से एक जो फ्लावर है वो रेड है और एक वाइट है। वन क्रॉस्ड एंड द रिजल्टिंग सीड प्लांटेड, यानी कि पहले क्या किया कि हमारे पास 2 प्लांट थे, ठीक है, सही, 2 प्लांट हमने लिए, एक के फ्लावर जो है वो क्या है, रेड है, ठीक, और एक के जो है फ्लावर क्या है हमारे पास, वाइट है, ठीक। अब 2 प्लांट हमने ले लिए, इनकी जो है क्रॉस पॉलिनेशन हुई, ठीक है। अब जो फर्स्ट जनरेशन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे F1 लिख रही हूँ, फर्स्ट जनरेशन में इन दोनों की क्रॉस पॉलिनेशन अगर आपको याद हो, हम 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देती हूँ कि आपका जो एंथर होता है, स्टेमेंस होते हैं, उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा में जाते हैं, ठीक है, स्टिग्मा में जाके पोलन ट्यूब पूरे जाते हैं और फिर ओवरीज में जो है वो अनरेपेंड सीड्स होते हैं और उसमें जो है वो पूरा जो है वो सीड्स बनते हैं। तो इसी तरीके से रेड फ्लावर प्लांट एंड वाइट फ्लावर प्लांट, इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन किया है, मतलब पहले, ठीक है। अब उससे जो सीड आए हमारे पास, यानी कि अब जो सीड आए यहाँ पर, इसमें जो करैक्टर है इनके पास F1 जनरेशन में, इसके पास हमारे पास रेड फ्लावर का भी है एंड वाइट का भी है, सही। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये मेंडल हमारे साइंटिस्ट थे जो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और ये नहीं कि एक कर लिया, काफ़ी सारे जो है इन्होंने किए थे कि हर जीन को जो है वो हर जीन जो है वो जो इंडिपेंडेंट है अपनी जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव को ज़ाहिर करने के लिए पूरे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने। तो ये प्लांट का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी शामिल है कि एक रेड प्लांटेड फ्लावर एंड वाइट प्लांट फ्लावर जो है, इन दोनों को जो है आपस में क्रॉस पॉलिनेशन किए, तो उससे जो सीड मिले उनको हमने दोबारा जो है वो उगाया है, ठीक है। जब उनको उगाया तो उसका रिजल्ट क्या मिला हमें,
कि 2 प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ये बुक आपकी पेज नंबर 23 से पढ़ रही हूँ, डिफरेंट फ्लावर कलर रेड एंड वाइट वर क्रॉस एंड द रिजल्टिंग सीड प्लांटेड, यानी कि हमने जो सीड आए हमारे पास इन दोनों की क्रॉस पॉलिनेशन से उनको हमने प्लांट कर दिया, यानी कि उगा दिया। ऑल सीड ग्रो एंड प्रोड्यूस रेड फ्लावर, शो दैट द रेड वॉज डोमिनेट, यानी कि क्या हुआ, जब ये सीन दोनों की क्रॉस पॉलिनेशन से जो सीड मिले उनको हमने जब उगाया तो उसके बाद जो हमारे पास सारे प्लांट थे वो कैसे थे, रेड। इट्स मीन कि वाइट जो है वो रिसेसिव हो गया और रेड क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, यानी कि रेड कलर ने अपने आप को डोमिनेट कर लिया और वाइट ने क्या कर लिया, अपने आप को रिसेसिव कर लिया। Showing that red was dominant characteristic which expressed itself in the first generation, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया रेड कलर ने। White is recessive characteristic which could not express itself in presence of the gene of red, यानी कि जो रेड जीन की मौजूदगी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका वो क्या कहलाएगी, रिसेसिव जीन, लेकिन उसके पास मौजूद है वो वाइट कलर की जीन, लेकिन उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। तो यहाँ ये पूरा प्रोसेस जो है वो प्लांट पे भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। अच्छा, पेज नंबर 23 पे है इनके एक्सपेरिमेंट भी यहाँ दिया हुआ है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स के नाम से, कि इन 1865 ग्रेगोर मेंडल एंड ऑस्ट्रियन मॉन्क कैरिड आउट सिंपल एक्सपेरिमेंट, यानी सजाते स्टार्टिंग तो सिंपल एक्सपेरिमेंट से ही करते हैं, यूजिंग द गार्डन पी, यानी कि जो मटर के प्लांट होते हैं उन पे किया था इन्होंने। ही नोटिस अ नंबर ऑफ डिफरेंस इन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल सम वैरायटी हैड शॉर्ट स्टेम्स एंड अदर हैड अ लॉन्ग स्टेम, यानी कि इन्होंने जो सबसे पहले किया था, जैसे अभी इन्होंने रेड और वाइट फ्लावर पे किया था तो इन्होंने टॉल और शॉर्ट पे किया था, यानी कि ऐसे प्लांट लिए मटर के जो टॉल थे इसको उन्होंने कैपिटल टी से नाम दिया था और शॉर्ट स्टेम इसको स्मॉल टी से, ठीक है। अब वही क्रॉस पॉलिनेशन हुई, क्रॉस पॉलिनेशन से जो सीड आए उनको फिर प्लांटेड किया, तो प्लांटेड करने के बाद जब रिजल्ट हमारे पास सामने आया तो रिजल्ट कुछ इस तरह से था कि 3 जो प्लांट थे वो टी थे और 1 प्लांट जो था वो ये स्मॉल। ठीक, कैपिटल से शो हो रहा है क्योंकि 3 जो प्लांट वो थे वो आपके टॉल थे और 1 प्लांट क्या था स्मॉल, यानी कि इस वक्त यहाँ जीन उसके पास मौजूद थी स्मॉल शॉर्ट स्टेम की, लेकिन वो डोमिनेट कौन सी हो गई, टॉल की। इस तरह एक उसमें इसके पास जो है ये जीन्स तो मौजूद है लेकिन इसमें शो कौन सी हो गई, इसमें स्मॉल ही की जो है वो शो हो गई है। He noticed a number of differences in their characteristics. For example, some variety and had short stem and other had long stem. Some had smooth seed. अब इन्होंने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था वो स्मूथ कोट और रिंकल जो है वो कोट पे किया था, जो सीड कोट होता है, सीड कोट, एंड अदर हैड रिंकल सीड कोट। ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट ही केयरफुली ट्रांसफर्ड पोलन, जो क्रॉस पॉलिनेशन इन्होंने की थी, पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट। प्योर ब्रीडिंग सॉरी कहलाता है प्योर ब्रीडिंग, यानी कि इसमें जो है वो प्योरली जो है वो दोनों जीन्स मौजूद थी टॉल की, जो आइडेंटिकल आप कह रहे हैं समझें, तो शॉर्ट आपकी जो है वो आइडेंटिकल जो है वो जीन्स मौजूद थी दोनों में। ही कलेक्टेड द सीड्स फ्रॉम द प्लांट्स, planted them and carefully observed growth of the new plant. He found that they were all tall, यानी सबसे पहले क्या थे, सारे टॉल थे। Clearly the gene for tallness was dominant over the gene for the shortness and the offspring were therefore all tall, यानी कि सारे कैसे थे, सारे टॉल थे और जीन मौजूद थे, लेकिन उस वक्त डोमिनेट फर्स्ट जनरेशन में किसने किया, अपने आप को टॉल जीन ने जो है वो कर लिया था। पेज टर्न करें। अब टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है म्यूटेशन का। ठीक, पढ़ रहे थे कि जिस वक्त क्रोमोसोम अपने पार्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या कोई डिफ़िकल्टी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए इंटरनली, तो उस वक्त ये म्यूटेशन है कि सडनली जो चेंज कहलाता है क्रोमोसोम्स में, वो कहलाता है आपका म्यूटेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, पेज नंबर 24 ओपन कीजिएगा। सेल डिवाइजन, जिसमें सेल डिवीजन हो रही होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और द जीन में चेंज, द चेंज आर कॉल्ड द म्यूटेशन, है कि जिस वक्त जो है चेंजिंग हो रही होती है उस वक्त जरा सी भी कोई क्रॉसिंग ओवर में चेंजिंग हो जाए क्रोमोसोम में तो वो एब्नॉर्मलिटी भी हो जाती है न्यू बॉर्न में,
या कोई डिजीज़ ऐसी होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे जाके, तो वो कहलाती है आपकी म्यूटेशन कहलाती है, क्रोमोसोम्स में जो चेंजिंग हो जाती है। When gametes are formed in sex organ, जिस वक्त सेक्स ऑर्गन में गैमेट फॉर्म हो रहे होते हैं तो उस वक्त क्रॉसिंग ओवर में ये प्रॉब्लम आती है। There is a chance that change in the structure or number of chromosome can take place. There will seriously affected the development of an organism, यानी जिस वक्त न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इसमें ये दो डिजीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई हमें, डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम वो डिजीज़ कहलाती है कि एब्नॉर्मलिटी कंडीशन होती है कि जिस वक्त जो है वो मेंटल स्टेज जो है यानी मेंटल एबिलिटी जो है वो स्लो हो जाती है, यानी कि अगर 11 साल के तो उसमें मेंटल एबिलिटी 3 साल की, मतलब बिल्कुल ही एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। और उसके अलावा फेस जो है स्लोपिंग फेस हो जाता है, आइज़ जो है वो फ्लैट फेस हो जाता है, स्लोपिंग आइज़ हो जाती है और बिल्कुल चौड़ा सा फेस, इस तरह से जो एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। सेकंड डिजीज़ है जो इस क्रॉसिंग ओवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए क्रोमोसोम में तो हीमोफीलिया कहलाती है। वो हीमोफीलिया कहलाती है ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है कि जब आपको चोट लगती है, कोई चोट लग जाती है या सुई चुभ जाती है, आपका ब्लड में क्वालिटी होती है वो खुद ब खुद जम जाता है, ठीक थोड़ी देर में खून जो है वो बहना जो है वो या ब्लीडिंग जो हो रही होती है वो रुक जाती है। तो ये हीमोफीलिया जो पेशेंट है उनमें एक छोटा सा कट भी अगर लग जाए तो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती। या तो दो तरह से होती है, तो बिल्कुल क्लॉटिंग नहीं हो रही होती या थोड़ी सी लो होती है। और खुदा ना खासा बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि ज़रा से कट की वजह से डेथ भी वाक़ई हो जाती है। ब्लीडिंग जब एक दफ़ा स्टार्ट होती है तो वो नहीं रुकती, तो ये डिजीज़ कहलाती है। आर टू डिजीज़ डेट आर कॉज बाय म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन की एक वजह एक तो यही है जो क्रोमोसोम से आपके जो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी जिसको गैमेट बन रहे होते हैं, तो जब भी इसकी वजह से होती है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो एक्सरे वगैरह लिखे जाते हैं या अल्ट्रासाउंड वगैरह किए जाते हैं या केमिकल यानी कि बहुत सारी मेडिसिन हाई पावर की खा ली जाती हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, जो देखने में आया रिसर्च जो सामने आई है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जो आपका आ जाता है इसमें सिंपल बिगनिंग से इम्प्रूवमेंट हो जाना या मॉडिफिकेशन हो जाना, ये कहलाती है आपकी एवोल्यूशन जो है वो कहलाती है। एवोल्यूशन में दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क और डार्विन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस पे काम किया, रिसर्च किया। लेकिन देखें एवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो अभी भी जो है वो रिसर्च इस पर चल रही है। ये कुछ जो थ्योरी यानी कि जो अभी तक जो काम हुआ है थ्योरी तक ही है काम, मतलब अभी जो साइंटिस्ट काम करते हैं 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पूरा एक प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन, देन थ्योरीज आती हैं, फिर इंटेलिजेंट गैसेस मतलब जो आइडिया लगाए जाते हैं, फिर देन अगेन एंड अगेन जो है वो थ्योरी एक्सेप्टेबल होती है, फिर कहीं जाके वो लॉ बनती है। तो एवोल्यूशन का टॉपिक ऐसा है जो अभी तक सिर्फ थ्योरी में ही है, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे रिसर्च होनी बाकी है, जो सही रिजल्ट सामने नहीं आए। अब उसमें जो आपके डार्विन साइंटिस्ट जिनकी आपके उसमें भी थ्योरी शामिल है, उनके कुछ पॉइंट जो एक्सेप्ट कर लिए गए थे, तो वही पॉइंट आपके बुक में भी शामिल है, जो 9th में भी आप पढ़ेंगे। मतलब बाज़ होता है ना कि कोई चीज़ आप समझ रहे होते हैं तो कोई क्लिक कर रहा होता है कि नहीं इसका भी क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, तो वो चीज़ इसमें अभी भी बाकी है, इसको समझना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये थ्योरी ही कहा जाता है, इसको अभी तक कोई मतलब लॉ की हैसियत नहीं है इसकी, कि जो चीज़ें सामने आई थी तो वो अभी तक ऐसे ही अभी भी कमी बाकी ऐसे लगता है कि इसमें है कि मतलब मज़ीद इसमें जो है रिसर्च होनी चाहिए ताकि चीज़ें सामने आती रहें। तो मैं आपकी बुक से पढ़ी, पेज नंबर 24 को लिएगा, पेज नंबर 24, एवोल्यूशन। वेयर हैव द मिलियंस ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम, यानी कहाँ से आए ये, तो कहते जब स्टार्ट हुई थी कायनात, जब दुनिया बनी थी तो ये सारे यूनिसेलुलर सबसे पहले आए, फिर देन कहा जाता बैक्टीरिया, इस तरह से जो है आते गए। तो जो सिंपल बिगनिंग थी उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से कुछ उनमें चेंजिंग आई। जैसे सबसे एग्जाम्पल जो कही जाती है, बेस्ट एग्जाम्पल वो जिराफ के लिए जाती है, यानी जो आपका कहलाता है कि जब ग्रास यानी जब वो घास खाते थे तो जिस वक्त तक उनके ज़मीन में उनको घास मिलती रही तो उन्होंने खाते रहे, लेकिन अब जब घास ज़मीन से ख़त्म हो गई तो उन्होंने जो है वो अपनी गर्दन यानी कि स्ट्रेच करना शुरू की, खींचनी शुरू की। आहिस्ता 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 करते करते जो न्यू हमारे पास जिराफ आते गए वो लंबी गर्दन वाले जो है वो आते गए। तो अब इसलिए कि वो अपने यूज़ नहीं कर रहे थे, घास ज़मीन से खा रहे थे, अब ये पत्ते खाने के लिए उन्हें अपने स्ट्रेच करनी पड़ी गर्दन, तो इसलिए जो है नई न्यू जनरेशन यानी कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया। सिंपल बिगनिंग में कैसे थे, छोटी गर्दन वाले, अब जो नए हमारे पास आए वो कैसे थे, लंबे गर्दन वाले थे, उन्होंने अपने आप को माहौल के लिहाज से मॉडिफाइड कर लिया। तो यही कहलाती है सिंपल बिगनिंग से जो चेंजिंग आ जाती है वो एवोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव प्रोवाइड the likely explanation that they were produced by evolution. Evolution means that change and improvement from simple beginning. This appeared on Earth about
3,500 मिलियन ईयर अगो, यानी ये भी एक अंदाज़ा ये, दे वर नो मोर देन बबल्स फुल ऑफ केमिकल बट दे कुड प्रोड्यूस, यानी कि वो कहते हैं कि उस वक्त जिस वक्त ये दुनिया बनी थी तो ये बबल्स ऑफ जो है वो केमिकल्स थे, और बहुत सारे यानी कि एयर में भी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं थी, बहुत सारी गैसेस थी, और फिर ये वायरस बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ जो है मौजूद है, ये एक आइडिया ही है। सम ऑफ द यंग वर डिफरेंट फ्रॉम दियर पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स से बिल्कुल अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया, यानी कि अपने आप को बिल्कुल मॉडिफाइड कर लिया, इंप्रूवमेंट हालत में आ गए, विच मीन दे कुड सर्वाइव बेटर देन देयर पेरेंट्स, यानी कि जब कहते कुछ चीज़ें जब अपने आप में मॉडिफाइड कर लेंगे वो, तो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने आप को जो है वो उसमें जो है वो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो है वो फिट कर लेंगे। ओवर मिलियन ऑफ ईयर दीज चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट रेट टू ऑल द डिफरेंट क्रिएचर्स अलाइव टुडे, यानी कि इसी वजह से जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो वो अभी तक मौजूद हैं, जो नहीं कर सके वो जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो थ्योरी है वो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, जो थ्योरी के पॉइंट है इन शॉर्ट आपकी बुक में मौजूद है। द थ्योरी हाउ एवोल्यूशन टुक प्लेस was first put forward 100 years ago by Charles Darwin. Darwin said that number 1, there is a variation within the population of living thing, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग हैं उनकी जो आबादी है, उनकी जो पॉपुलेशन है, सब में जो है वेरिएशन जो है वो पाई जाती है। हम अभी म्योसिस वगैरह में भी डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन सब में क्या मौजूद है, वेरिएशंस हैं। नंबर 2, देयर इज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन द पॉपुलेशन। अब जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसमें स्ट्रगल, खाने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एनिमल में भी, ह्यूमन बींग में भी, सब में जो है वो स्ट्रगल होती है हर चीज़ के लिए, तो उसमें भी जो अपने आप को फिट साबित कर ले तो वो सर्वाइव कर लेगा, जो नहीं कर सकेगा वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, सम इंडिविजुअल आर बेटर अडॉप्टेड दियर सराउंडिंग, कि कुछ जो है ऐसे हैं लिविंग थिंग जो अपने आप को सही जल्दी एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने माहौल में जो है ढाल लेते हैं। दे आर मोर लाइकली टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि ईजिली वो ग्रो भी करेंगे और रिप्रोड्यूस भी करेंगे, फिर अपनी जनरेशन भी बढ़ाएंगे। अदर विल डाई, और वो दूसरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दिस इज द सम टाइम रेफर टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसलिए इसको जो नाम दिया था इस थ्योरी को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम भी दिया था। So he concluded that the particular organism have been naturally selected from their population because they are better adopted than other, यानी कि उन्होंने हर चीज़ को बेटर तौर पर अपनी बॉडी में अडॉप्ट कर लिया ताकि वो इस माहौल में इजीली जो है वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल्स। अच्छा, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो होते हैं जो बहुत सालों पहले जो है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल डायनासोर के फॉसिल्स में लेते हैं, बहुत अर्से पहले जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो उस पर सेडिमेंट्स लेयर्स, यानी कि लेयर बाय लेयर जो है वो विलिट हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, और उसके बाद जब हम वो, क्योंकि वो सेफ हो जाता है उससे, तो बाद में जब हमें उनकी वाकयात या ये कह लें रिमेनिंग ऑफ बोन्स या कोई चीज़ मिलती है तो हम इजीली जो है इस पर रिसर्च कर लेते हैं, ये कहलाते हैं फॉसिल्स। तो उससे भी एवोल्यूशन को पता चला कि पहले जो पेरेंट्स थे इनके कैसे थे, और जो अब न्यू जनरेशन आई है एनिमल्स की या जो प्लांट की वो किस तरह की, तो उससे भी एवोल्यूशन जो है हमें काफ़ी हद तक जो है पता चला है। पेज 24 लास्ट पैराग्राफ, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट रिमेन्स डीके एंड क्विकली डिसअपियर बट सम टाइम अंडर सर्टेन कंडीशंस इट रिमेन्स आर प्रिजर्व एज फॉसिल, यानी कुछ से तक यानी कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आपको फॉसिल्स के तौर पर प्रिजर्व रखते हैं। इन टाइम द फॉसिल्स बिकम कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, सिंस लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर लेड डाउन बाय द slow accumulation of materials. The lowest layer are usually the oldest and contain the oldest fossils. Sometimes their fossil record, as they are called, इसलिए इसे फॉसिल रिकॉर्ड कहा जाता है, इससे हमें पता चलता है as they are called, show the sequence of the possible line of evolution to present dead organism from an ancestor which lived millions of, यानी जो उनके पेरेंट्स से बहुत अरसे पहले थे जो डाई हो गए थे, उनसे जो है वो फॉसिल से उनके जो है वो पता चलता है कि किस तरह के ये एनिमल थे। जिससे फॉर एग्जांपल सच एज फॉसिल्स रिकॉर्ड हैव बीन फाउंड द हॉर्सेस, एलिफेंट, जिराफ एंड कैमेल वगैरह जो हैं। सही, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब काफ़ी सारी इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बिल्कुल न्यू थी, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को बार बार देखिएगा, 2-3 दफ़ा देखें, फिर इसको बुक से पढ़िए, फिर देखें, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, न्यू ज़रूर है लेकिन
बार बार मैं यही जुमला कह रही हूँ आपसे कि न्यू ज़रूर है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, समझेंगे, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखें ये वो चैप्टर है जिसमें आप अपने बारे में मालूमात कर दें, किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं, किस तरह से जो है वो म्यूटेशन होती है, फिर किस तरह से साइंटिस्ट ने रिसर्च की, सारा सब कुछ इसमें जो है वो आपके मौजूद है। अब हाईलाइट कर लीजिए, पेज नंबर हमने जो है 22 तक कर ली थी, माइटोसिस तक। यहाँ से मियोसिस से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको हाईलाइट्स। फर्स्ट हाईलाइट है इस पेज पर आपकी मियोसिस के फर्स्ट, मियोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन विच अगर ओनली विद इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हेरिडिटी वाले पैराग्राफ में आइए, फर्स्ट सेकंड लाइन, द स्टडी ऑफ इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड हेरिडिटी। पेज नंबर 23 पर सेकंड पैराग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिस्टिंक्ट सच एज द ब्लड ग्रुप शो डिसकंटिन्यू वेरिएशन। फिर थर्ड पैराग्राफ, सेकंड लाइन, लर्निंग हाउ टू स्विम से लेकर आपका है ऑन टू योर चिल्ड्रन। फिर पेरेंट्स इनहेरिटेंस में एट फर्टिलाइजेशन अ मेल सेक्स सेल जॉइन अप विद द फीमेल सेक्स सेल टू मेक फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड द जाइगोट। फिर है आपकी फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, अ चाइल्ड हैज़ ब्लैक हेयर बिकॉज जीन ऑफ ब्लैक हेयर इज डोमिनेट। म्यूटेशन की फर्स्ट लाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और अ जीन में चेंज, these changes are called mutation। The evidence of evolution में from the fossils में first line, when an organism dies it remains decay and quickly disappear but sometime under certain condition it remains preserved as fossils। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। हैंडआउट में आपके इसके सारा क्वेश्चन आंसर के आंसर मौजूद हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जहाँ यहाँ 3 दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपको जो है जस्ट आपने सेंटेंस पढ़ना है। सिर्फ एक सेंटेंस में बता रही हूँ, जैसे अ सडन चेंज इन अ क्रोमोसोम और जीन, अभी किससे बिलोंग कर रहा है। जब फॉर्म्स में देखेंगे, देखें सडन चेंज इन क्रोमोसोम क्या कहलाता है आपका, म्यूटेशन। तो इस तरह से इसको जो है आपने सॉल्व करना है। अब ये आपका मंथ ऑफ जुलाई का सेकंड चैप्टर भी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है।